हुए और आज उनकी अपनी गठबंधन वाली सरकार के मंच पर मुकेश अंबानी बैठे हुए हैं और स्वागत किया जा रहा है बाकायदा उनका पूरे परिवार के साथ। मुकेश अंबानी वहां पहुंचे, राज्यपाल आ गए मंच पर दिख रहे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी वहां पहुंच चुके हैं और देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। मनीष ना तिकडे घरी मातोश्री नहीं अपन थोड़ी जी राज्यपाल पहले पहुंचते हैं, सबसे बाद में पहुंचते हैं राज्यपाल, क्योंकि उनका दर्जा विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल का जो है संवैधानिक दर्जा है। चलिए, आज एक मंच पर अहमद पटेल और मुकेश अंबानी है। चलिए, आज एक मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकेश अंबानी है, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल और अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद में के लिए शपथ लेंगे और उनके साथ अन्य भी कई लोग हैं। ये देखिए तस्वीर, देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ आपको मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी सब दिख रहे हैं स्टेज पर और देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए तमाम नेता वहां पर पहुंचते हुए। संजय निरुपम नहीं दिखाई दिए अभी तक। शिवसेना की वैसे एक धाक है आशुतोष जी, कोई उससे अछूता नहीं रह सकता है और कहते हैं उससे बैठ। उद्धव ठाकरे मंच पर पहुंच गए हैं, मैन ऑफ द मोमेंट जिसे कहा जाता है, जिस शख्स के हाथों में अब महाराष्ट्र की तकदीर और तस्वीर और सियासी राज आप देखेंगे। वहां पर लोगों से रूबरू होते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, खास अंदाज और भगवा लिबास में, भगवा सिल्क का कुर्ता पहने हुए वहां पर पहुंच गए हैं उद्धव ठाकरे, जो कि उन्हीं से महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के रूप में ठाकरे परिवार का पहला शख्स जो आज ये शपथ लेगा। गौरव भी देख रहे होंगे कि भगवा में है वो, बिल्कुल। ये तस्वीर जो आप इस समय देख रहे हैं, लाइव तस्वीर इस समय मुंबई के शिवाजी मैदान से, जहां उद्धव ठाकरे शपथ ग्रहण करेंगे। उनको बताया जा रहा है शपथ ग्रहण राज्यपाल उनको कराएंगे और पीछे आप देख सकती हैं अंजना, वो तुरही लेकर खड़े हुए हाथ में। अगर आप देखें तो टिपिकल मराठी अंदाज में व्यवस्था पूरी की गई है। वो तुरही लेकर वहां पर खड़े हैं। पेशवा जैसे शपथ लेते थे, एग्जैक्टली वैसे ही पेशवाई की एक झलक देने की कोशिश है और यही कहा गया था। शनिवार वाड़ा भी वहां पर शरद पवार आपको दिखाई दे रहे हैं, वही शख्स संजय राउत उन्हें लेकर आ रहे हैं मंच पर। देखिए, शरद पवार की जो भूमिका रही है उद्धव ठाकरे के आज के शपथ ग्रहण समारोह में, उसको कोई नहीं नकार सकता है और इसीलिए हमेशा ये तीनों ही पार्टियां उनकी भूमिका को लेकर नतमस्तक रहेंगी। अहमद पटेल को आप देख रहे हैं, हर कोई उनका अभिनंदन खड़ा होकर करता हुआ। आज जो कद यहाँ पर शरद पवार का है, अजीत पवार अपने भतीजे से वो मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ देर वहां पर रुके और अब वो दूसरी तरफ जा रहे हैं अपनी जगह लेने के लिए। शरद पवार की भूमिका, जिसके साथ ये सवाल बाद रश्मि ठाकरे को आप इस वक्त देख रहे हैं, पत्नी उद्धव ठाकरे की, परिवार के लिए बड़ा दिन, क्योंकि आज उद्धव ठाकरे मुकेश अंबानी उनसे मिलकर जा रहे हैं। चलिए, ये भी दिलचस्प है, मुकेश अंबानी नीता अंबानी अब जाकर दोनों से मिलती हुई और जो पारिवारिक रिश्ता है वो भी यहाँ पर दिखता हुआ। आदित्य ठाकरे आपको पीछे से ऊपर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर वो नीता अंबानी से मिलते हैं। इसी मंच पर याद रखिए अहमद पटेल भी हैं, इसी मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, पृथ्वीराज चव्हाण है, अशोक चव्हाण है। ये तमाम ऐसे नेता जो मुकेश अंबानी के बीजेपी सरकार से रिश्तों पर हमेशा अपनी सियासत करते रहे। चलिए, और अब वो वक्त आ चुका है जिसका बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, जो शिवाजी मैदान में खास तौर पर आज पहुंचे शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए। और वो तीनों पार्टियां जिन्होंने पूरी ताकत लगाई, बहुत सारी चीजों पर आपस में समझौते किए, इसलिए कि इस सरकार को अंतिम शक्ल दी जा सके। और उद्धव ठाकरे अब उस दिशा में पहला बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जहां वो शपथ लेंगे और साथ में उनके बताया जा रहा है कि तीनों पार्टियों से दो मंत्री भी आज शपथ ग्रहण करेंगे। कुल 6 मंत्री आज शपथ ग्रहण करेंगे उद्धव ठाकरे के साथ। शरद पवार आपको दिखाई दे रहे हैं कमलनाथ के साथ इस वक्त मंच पर बैठे हुए, और उधर अशोक चव्हाण आपको दिखाई पड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे उठे, मंच को उन्होंने प्रणाम किया है
और उसके बाद वो आगे बढ़े हैं वहां जहां डायस पर उन्हें खड़े होकर शपथ ग्रहण करना है। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे विश्वासाक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक ठीक है पार पाडी। यही फ्रेम रखना है, ध्यान रखना। कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्क्रियपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला न्याय होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तीला प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे जाईल किंवा मला न्याय होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तीला 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं उद्धव ठाकरे। शिवाजी पार्क, ये देखिए आतिशबाजी किस तरह की आसमान में इस वक्त, इस रोशनी के साथ उस नए युग का आगाज है जिसमें ठाकरे परिवार का शख्स महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर पूरी शिवसेना की आप एक अलग छवि उद्धव ठाकरे ने जरूर बनाने की कोशिश की, जिसका जिक्र आशुतोष जी भी कर रहे थे। हालांकि सावरकर जैसे मुद्दों पर वो हिंदुत्व के कोर एजेंडे पर जरूर पहुंच जाते थे, लेकिन एक कोशिश की थी उन्होंने कि जो उग्र एक अंदाज था बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का, उसको पलट कर वो एक अलग छवि उसकी बनाए। और ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि एक वक्त पर यही शिवसेना वसंत सेना कांग्रेस पार्टी के वक्त पर जानी जाती थी जब उनकी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, ताकि कम्युनिस्टों का जो वर्चस्व था, जो कम्युनिस्टों का वर्चस्व था वहां के ट्रेड यूनियन पर, उसको कंट्रोल में करने के लिए कहा जाता था कि कांग्रेस बढ़ावा देती थी इसी वसंत सेना को। और आज वही वसंत सेना शिवसेना के रूप में कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन के साथ इसी अंग्रेजों के जमाने वाले पार्क शिवाजी पार्क से शपथ ले रही है। दो दिलचस्प चीजें सर, दो दिलचस्प चीजें मैं ऐड और कर दूं। एक, जो इन्होंने उदाहरण दिया कि कम्युनिस्टों के खिलाफ ट्रेड यूनियन पर कब्जा करने के लिए, कल आपने अगर ध्यान दिया हो तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने धीमे से यह ऐलान कर दिया कि नहीं, हम इनका समर्थन करते हैं, हम इनके साथ हैं। पहली चीज। दूसरी बड़ी चीज यह है कि खास तौर पर जो हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर शिवसेना क्या वाकई अपने आप को उस तरीके से अलग कर पाएगी, तब जबकि उनका झंडा वही है जिसको इस देश में कुछ वक्त पहले उग्र भगवा आतंकवाद का प्रतीक साबित करने की कोशिश की गई। उनका पहनावा, उनका ओढ़ना पहनना, उनके कार्यकर्ताओं का रहन सहन वही है। एक बात आपको बता दूं, हिंदुत्व से वो अपने को बिल्कुल अलग नहीं करने जा रहे हैं, और हिंदुत्व से कौन सी पार्टी अपने को अलग कर रही है? यही असर्ट करने के लिए उन्होंने ये खास कुर्ता पहना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर ये देखिए कि लालू यादव या मुलायम सिंह यादव ये भी कहते हुए अपने भाषणों में नजर आए थे कि हम तो कृष्णवंशी हैं। अखिलेश यादव ने भाषण दिया था कि हम कृष्ण की इतनी बड़ी प्रतिमा लगाएंगे। तो कुछ मंत्री अब शपथ लेंगे। एक बार साहिल के पास चलते हैं, साहिल उनके बारे में जानकारी भी देंगे साथ साथ। साहिल। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून। एकनाथ शिंदे ये लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता है शिवसेना के, और ठाणे जिले से आते हैं, और ठाणे में शिवसेना का दमखम उन्होंने वहां पर बिठाया था। नारायण राणे जाने के बाद ये कहा जाता था कि शिवसेना का वो जो दमखम है वो कहीं खत्म हो गया है, उसको वापस लाने का काम कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने किया है। इसीलिए एकनाथ शिंदे को नंबर 2 पद पे यहाँ पर शपथ दी जा रही है। एकनाथ शिंदे का जो रुतबा है वो शिवसेना में पिछले कई सालों में काफी बड़ा हो गया था। इससे पहले एकनाथ शिंदे मेयर हुआ करते थे, ठाणे डिस्ट्रिक्ट की राजनीति किया करते थे, लेकिन आज की तारीख में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बाद बड़े कद वाले नेता तो है ही, लेकिन मसल पावर वाले भी नेता है। विधायकों को साथ में रखना। आप देखिए एकनाथ शिंदे की वो तस्वीर, ये जब विधायकों को यहाँ से वहाँ ले जा रहे थे
तब एक उनकी तस्वीर काफी आई थी। एनसीपी के एक विधायक को होटल से निकालकर लाने के लिए एकनाथ शिंदे की मदद ली गई थी। तो ये एकनाथ शिंदे हैं। जब एकनाथ शिंदे का लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता पर चयन हुआ था, उद्धव ठाकरे के मन में दरअसल यही बात थी कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये जूनियर है, इनके साथ काम नहीं हो पाएगा, आप ही को मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ये उद्धव ठाकरे के साथ बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे इस सरकार में। देखिए, कुछ भी हो, उद्धव ठाकरे पहली बार एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन संभाल रहे हैं और उन्हें अपने आसपास ऐसे लोग लगेंगे जो मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने में, मुख्यमंत्री पद का ऑफिस संभालने में उनको मदद कर सके। अब इसके बाद जो शपथ लेंगे वो भी वही काम के लिए उनको शपथ दिया जा रहा है। तो एकनाथ शिंदे ने और मजे की बात तो यह है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिवसेना के 5 कैबिनेट मंत्री थे, उसमें से 4 विधान परिषद से थे और ये अकेले विधानसभा के मंत्री यहाँ पर आए थे। इसके लिए एकनाथ शिंदे का जो रुतबा है शिवसेना में आज की तारीख में उद्धव ठाकरे के बाद बहुत बड़ा रुतबा माना जाता है और ये मुख्यमंत्री पद की रेस में भी थे। हालांकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो उनको नहीं बनने का मौका मिला, लेकिन उनको अच्छा पद मिलेगा ये मैं जरूर कह सकता हूँ। पोर्टफोलियो उनको अच्छा मिल पाएगा। अब देखते हैं दूसरा नाम किसका आता है। मुझे लगता है जयंत पाटिल अब शपथ लेंगे। एक एक पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेताओं को शपथ दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे और उसके बाद जयंत पाटिल, एकनाथ शिंदे के बाद जयंत पाटिल उनका ये हो सकता है। देखिए, शिवसेना की राजनीति नारायण राणे जाने के बाद काफी बदल चुकी थी। नारायण राणे के पास जो मसल पावर थी, बाला साहब ठाकरे उसको भली भांति जानते थे, इसलिए मनोहर जोशी को बदलकर नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो जब चले गए तब शिवसेना को कोई ऐसा एक नेता चाहिए था, कोई ऐसा कार्यकर्ता चाहिए था जो नीचे से ऊपर आकर ऊपर बनाए, जैसे नारायण राणे आए थे। एकनाथ शिंदे ने वो जो स्पेस थी वो पूरी तरीके से भर ली थी। चले, एकनाथ शिंदे ने तो ले लिया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी मंच। सुभाष देसाई शिवसेना के मंत्री है। आज सुबह मैंने उनसे बात की थी, गोरेगांव से आते हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इनको मात दी थी दरअसल और ये पहले विधायक है शिवसेना के जिनका विधानसभा का कार्यकाल रद्द किया गया था, क्योंकि ये साबित हुआ था कि इन्होंने बोगस वोटिंग कराई थी। 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे उसके बाद में। हालांकि वो सहन करते हुए और हिंदुत्व के नाम पर प्रचार करने के लिए उनका विधानसभा का जो विधायक बने थे वो रद्द कर दिया गया था। ये पहली केस थी इस तरीके की। मतलब जिसके ऊपर बोगस वोटिंग कराने के आरोप लगे हो शिवसेना के नेता इस वक्त शपथ ले रहे हैं। लेकिन सुभाष देसाई ये बैकरूम पॉलिटिशियन है शिवसेना के। उद्धव ठाकरे को पार्टी में लाकर, पार्टी में पद दिलाकर उनका नेतृत्व साबित करने के लिए सुभाष देसाई की बहुत बड़ी भूमिका है। जब उद्धव ठाकरे बनाम राज ठाकरे का संघर्ष चल रहा था शिवसेना में, तब सुभाष देसाई थे कि जिन्होंने उद्धव ठाकरे को पल पल मदद की। सुभाष देसाई थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ हमेशा खड़े रहे और सुभाष देसाई थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे को मंच पर लाकर भाषण करने की तैयारी शुरू की। उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, वो धीरे धीरे सीखे हैं। बाला साहब ठाकरे की तरह एक नेचुरल वक्ता नहीं थे, उनको सुभाष देसाई ठाकरे के अंदर ज्यादा छाप दिखाई देती थी। तो सुभाष देसाई का कद शिवसेना में इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि सामना जो एक ट्रस्ट चलाता है उसमें सुभाष देसाई भी एक ट्रस्टी है। तो एक तरीके से सामना सुभाष देसाई दरअसल मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है, दफ्तर है, उसको कहीं ना कहीं संभालेंगे और ये अकेले विधान परिषद के ऐसे विधायक होंगे जो इस मंत्रिमंडल में मंत्री बनने जा रहे हैं। सुभाष देसाई की खास भूमिका रहेगी। इंडस्ट्री मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में और कहते हैं मॉडरेट नेतृत्व कहा जाता है। वो एग्रेसिव नहीं है, वो सड़क पर उतरकर मारामारी नहीं कर सकते, किसी को 2 घूंसे नहीं लगा सकते, लेकिन जो बैकरूम पॉलिटिक्स है, किसी को किस तरीके से बनाना है, किसको किसके खिलाफ राजनीति करनी है। एक और चीज है, शिवसेना में ऐसे नेताओं को या तो बहुत अग्रेसिव रहते हैं नेता, या तो बिल्कुल शांत धीर गंभीर। देखिए शिवसेना का नेतृत्व हमेशा या तो मिडिल क्लास नेतृत्व रहा है जिसको कांग्रेस या बाकी पार्टियों में कोई उनको न्योता नहीं मिल पाएगा, या तो शिवसेना का नेतृत्व पूरी तरीके से स्ट्रीट स्मार्ट नेतृत्व रहा है जो सड़क पे उतर के मारामारी कर सके। तो ये जो अलायंस बाला साहब ठाकरे ने बनाया, जिसके वजह से वो मुंबई पर इतने साल तक राज करते रह पाए। एक तरफ सुभाष देसाई जैसे पढ़े लिखे लोग हैं जो कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर जॉब जिसे कहते हैं वो किया करते थे, और दूसरी तरफ नारायण राणे ब्लू कॉलर जॉब करने वाले, सड़क पर मारामारी कर सकते हैं ऐसे लोग, उन सबको। और सुभाष देसाई ऐसे नेता भी है कि 1966 में जब शिवसेना बनी तब इसी शिवाजी पार्क पर
एक शिवसैनिक के रूप में उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया था। आज वो यहाँ पर बचे आगे कौन? जयंत पाटिल। देखिए जयंत पाटिल वैसे तो अजीत पवार के विरोधी माने जाते हैं एनसीपी में, और ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आप चूंकि अजीत पवार की इस तरीके से एंट्री हुई है दोबारा, तो उनको शायद उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता बनाए गए थे। लेकिन जयंत पाटिल को वो मौका नहीं मिला। इसीलिए लगता है कि अभी भी परिवार में, ये राजनीति में एक कहावत है, परिवार लड़े तो ठीक है, उस लड़ाई में बाकी किसी को नहीं उतरना चाहिए, वरना नुकसान हो जाता है। जयंत पाटिल इस बात को समझ गए और अजीत पवार को मनाने में लग गए थे। हालांकि इनके पिता कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और एक जमाने में शरद पवार के विरोधी गुट पे हुआ करते थे, लेकिन शरद पवार ने एनसीपी बनाई, तब इनके जैसे यंग लोगों को साथ में लेकर उन्होंने एनसीपी बनाई थी। बिल्कुल। सांगली के इस्लामपुर चुनाव क्षेत्र से जीतकर आते हैं और 1990 से लगातार जीतकर आ रहे हैं। और जब विधायक दल के नेता की पदवी छिन गई थी अजित पवार की, तो थोड़े समय के लिए इनको दे दी गई थी। अभी भी वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए ये, लेकिन पूरी तरह से शरद पवार ने क्यों नहीं इनको विधायक दल की पूरी जिम्मेदारी? मैंने आपको कहा ना कि परिवार की लड़ाई होती है, उसमें बाकी किसी को नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन शरद पवार ने बाद में कहा था कि कार्रवाई की जाएगी अजित तो कार्रवाई अब समझ सकते हैं कि कार्रवाई की, पहली बार मंत्रिमंडल हो रहा है उसमें अजित पवार को नहीं लिया गया। हालांकि कोशिश अभी भी चल रही है कि अजित पवार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन जयंत तो ये अजित पवार के लिए भी बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट नहीं होता? 4 दिन पहले बीजेपी के साथ शपथ ले रहे हैं, उसके तुरंत बाद आ जाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल। तो उनके लिए तो ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा रोहित, ये बड़ा दिलचस्प है, अजीत पवार को वापस ले आने में जयंत पाटिल की बहुत बड़ी भूमिका है। ये नेता पहले थे कि जिन्होंने कहा कि नहीं, अजीत पवार को मनाकर वापस लाने की हमको कोशिश करनी चाहिए। देखिए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, एनसीपी का पॉलिटिक्स हमेशा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होता है, इमोशंस अलग। शिवसेना इमोशनल पॉलिटिशियंस होते हैं। पॉलिटिकल राजनीति में कहीं भी इमोशंस नहीं चलते हैं। ये एनसीपी भले बात ही जानती है। उनको मालूम था कि अजीत पवार भले ही गलती कर चुके हो, लेकिन आज भी विधायकों में उनकी एक अपनी पहुंच है। भले ही आज विधायक उनके साथ में है। देखा भी किस तरह से अजीत दादा आई लव यू इस तरह के बैनर पोस्टर के साथ कार्यकर्ता। तो इसीलिए जयंत पाटिल ने पहल की और नेताओं को बताया कि नहीं, हमको कोशिश करनी चाहिए, अजीत पवार के पास जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, रिझाना चाहिए और वापस ले आ जाना चाहिए। तभी देवेंद्र फडणवीस का भी इस्तीफा आएगा। और ये तभी हो पाया जब जयंत पाटिल फिर छगन भुजबल इन लोगों ने जाकर वहां पर और अजित पवार अगर उनको बगावत कर, दौर में जब बाला साहब ठाकरे की चला करती थी, जब बाला साहब ठाकरे की चला करती थी, और उनको बगावत किसने कराई थी? शरद पवार ने कराई थी। शिवसेना के 12 विधायकों को तोड़कर शरद पवार की सरकार को मजबूत करने के लिए वो शिवसेना तोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। और उसके बाद ये नेता विपक्ष थे, तब इनके घर पे शिवसेना ने हमला किया था और उसका बदला उन्होंने कैसे चुकाया था? तो जब वो उप मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री बने 1999 में, तब सबसे पहला काम उन्होंने किया बाला साहब ठाकरे का पुराना, देखिए जय महाराष्ट्र बोल रहे हैं। मैं कह रहा था ना आपको कि छगन भुजबल सबसे पहले शिव सैनिकों से नाता जोड़ने की कोशिश करेंगे। जय महाराष्ट्र बोलकर वो यहाँ पर कर रहे हैं। आज शाहू महाराज का स्मृति दिन है, तो जाहिर सी बात है शाहू महाराज और ज्योतिबा फुले का स्मृति दिन है। ज्योतिबा फुले को याद करके ओबीसी समाज के हैं, मंडल की राजनीति से अपने आप को ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं। शिवसेना की मंडल की राजनीति से कोई इत्तेफाक नहीं था, वहीं से उनका अनबन शुरू हो गया था। दरअसल इनकी लड़ाई मनोहर जोशी के साथ थी। उनको लगता था कि मनोहर जोशी को ठाकरे ज्यादा अहमियत देते हैं और इसी के वो शरद पवार ने भाप लिया था। शरद पवार ने छगन भुजबल को कहा कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको मंत्री बनाऊंगा। भुजबल पहले नेता थे जो शिवसेना में सेन लगाने में कामयाब हुए। 12 विधायकों को उन्होंने तोड़ा था और नागपुर के अधिवेशन में कई दिनों तक शिवसेना के लोग उन पर हमला न करें, इसके लिए किसी के घर में उनको छुप कर रहना पड़ा। छगन भुजबल छिप कर रहे थे ताकि शिव सैनिक उनके ऊपर हमला न कर दें। छगन भुजबल को छिप कर रहना पड़ा था। ये महाराष्ट्र की राजनीति है। और आज बाला साहब ठाकरे के बेटे के मंत्रिमंडल में छगन भुजबल यहाँ पर शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और देखिए उन्होंने क्या किया, वो तस्वीरें अगर होगी तो वो आप दिखाएं। यहाँ पर मीनाताई ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे की पत्नी है, उनका स्मृति स्थल है। यहाँ पर आने के पहले वो स्मृति स्थल गए मीनाताई ठाकरे की। वो हमेशा शपथ लेने के पहले वो हमेशा कहा करते थे कि मीनाताई ठाकरे से मेरे ज्यादा अच्छे रिश्ते थे। मैं हमेशा उनको कहा करता था कि बाला साहब को समझाइए, मनोहर जोशी के साथ
वो ज्यादा ये कर रहे हैं, मेरे खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मनोहर जोशी को उन्होंने मतलब समर्थन बाला किया। साहब ठाकरे मनोहर जोशी को ज्यादा मानते थे, छगन भुजबल को कम, तो इस बात का मलाल इनको हमेशा रहता है। यही तो कॉम्बिनेशन था ना, मनोहर जोशी व्हाइट कॉलर जॉब, छगन भुजबल सब्जी बेचने वाले, सड़क पर लड़ने वाले, है ना, तो ये ब्लू कॉलर जॉब बने, व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर को साथ में लेकर शिवसेना बनी थी, लेकिन बाला साहब खुद एक व्हाइट कॉलर जॉब उस फैमिली से आया करते थे, तो उन्होंने मनोहर जोशी को ज्यादा अहमियत दी, विरोधी पक्ष नेता उनको बनाया था। नेता विपक्ष बनाने के बाद छगन भुजबल को यहाँ पर बनना था, और छगन भुजबल एक चीज के लिए और भी माने जाएंगे, शिवसेना ये मुंबई और ठाणे की इर्द गिर्द वाली पार्टी थी, उसको महाराष्ट्र में कोने कोने पर ले जाने में छगन भुजबल का बड़ा हाथ है। शिवसेना पहली ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस के बाहर ओबीसी समाज को साथ में लेकर उन्होंने अपनी पार्टी बड़ी की है। कांग्रेस मराठा समाज की पार्टी थी, शिवसेना ओबीसी समाज की पार्टी थी, और इसीलिए शिवसेना महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अपना रुतबा बना के रखी हुई है, इसीलिए छगन भुजबल की अहमियत बहुत बड़ी है। छगन भुजबल ने महाराष्ट्र में अपना बड़ा नाम भी बनाया है। आज की तारीख पे सबसे बड़ी छगन भुजबल की कमी यह रहेगी कि 2.5 साल वो ईडी के केस में जेल में बिताकर आए हुए हैं, और जो ईडी का डर, जो हमेशा कहा जाता था कि बीजेपी की सरकार ईडी का डर दिखाती है, और यही बात को लेकर शरद पवार ने अपनी भूमिका बांधी थी विधानसभा चुनाव के पहले। नहीं, लेकिन उस समय तो शरद पवार की ओर से कहा गया कि अगर मेरे ऊपर कोई भी केस है कॉर्पोरेट घोटाला मामलों में तो मैं खुद आ रहा हूँ, आप लोग रुकिए, आपको आने की जरूरत नहीं है, जांच अधिकारियों के लिए मैं खुद आ रहा हूँ। कोऑपरेटिव घोटाले को लेकर ही तो अजीत पवार के खिलाफ बीजेपी हमेशा आवाज उठाती रही थी, और इसीलिए सबको झटका लगा था जब दोनों का साथ में शपथ ग्रहण हुआ था। तो छगन भुजबल पर यह आरोप हमेशा बना रहेगा, अभी भी ईडी की केस उनके खिलाफ चलेगी, तो मंत्रिमंडल में उनके इससे पहले आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। उसके पहले जो दो नाम जयंत पाटिल और छगन भुजबल के हैं एनसीपी में, दोनों में से कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है क्या? नहीं, देखिए आज की तारीख में कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाला है। अब ठंडा करके खाओ, शरद पवार की हमेशा राजनीति रहती है, वो फिलहाल उनको पता है कि अजीत पवार के बारे में कई नेता सवाल उठाएंगे, खुद उद्धव ठाकरे सवाल उठाएंगे कि 3 दिन पहले तो वो देवेंद्र फडणवीस के साथ थे, अभी तुरंत उनको कैसे हम किया जाए, पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो थोड़ा रुकेंगे, समझाएंगे। अभी तो फिलहाल देखिए, इसलिए 6 मंत्री शपथ ले रहे हैं, जो विस्तार होगा उसकी पूरी बड़ी गुंजाइश रखी गई है, तो अभी तो सबसे पहले 3 तारीख का पर्दा किया जाएगा, उसके बाद आगे का शपथ ग्रहण, तो उसमें धीरे धीरे अजीत पवार को ले जाएगा। बाला साहेब थोरात महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट एक बहुत बड़ी है, और ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, संगमनेर से विधायक है। आज सुबह हम सब लोगों ने बातचीत भी की थी। आज की तारीख पे प्रोटेम स्पीकर बनने का अगर किसी को अधिकार है तो वो असलियत में बाला साहब थोरात को अधिकार 8 बार विधायक रहे हैं, 8 बार यहाँ पर विधायक बने हैं। उनके पिता कांग्रेस में थे और उसके पहले लेफ्टिस्ट थे, मार्क्सवादी थे, मार्क्सवादी पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, और उसके बाद से लगातार वो कांग्रेस में रहे। जब एनसीपी बनी तब शरद पवार ने बहुत कोशिश की कि बाला साहेब थोरात को एनसीपी में शामिल किया जाए, क्योंकि उनको कोऑपरेटिव की ताकत पता है। वहां पर विखे पाटिल, जो बाला साहेब विखे पाटिल, उनकी ताकत अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी बात है, तो इसके बदले में बाला साहेब थोरात को अपनी पार्टी में लाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बाला साहेब थोरात नहीं गए। वो बहुत ही ज्यादा निष्ठावंत माने जाते हैं, निष्ठावान, कांग्रेस के निष्ठावान माने जाते हैं। आज भी सुबह सुबह हमने देखा, मतलब ऐसे बहुत कम नेता प्रदेश अध्यक्ष है वो कांग्रेस के, और आकर पूरा का पूरा जायजा लेते हुए कि तैयारियां कहीं कमी न रह जाएं। उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण होना था, लेकिन एक एक चीज पर बारीक नजर वो रखे हुए थे आज। और दूसरी बड़ी बात है, बाला साहेब थोरात आज की तारीख में कांग्रेस की सबसे बड़ी बॉडी के मेंबर है, ठीक है। वो जो CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है बाला साहेब थोरात। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर का इस मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण करना यही बताता है कि कांग्रेस को इस यहाँ पर मंत्रिमंडल में आने की काफी इच्छा थी, खास करके। लेकिन एक चीज और, लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण जैसे बड़े नाम जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको पीछे कर दिया गया। इसके पीछे की सोच क्या? वो चीफ मिनिस्टर थे इसलिए? देखिए, पृथ्वीराज चव्हाण के एनसीपी के साथ कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे, इसीलिए सबसे बड़ा पृथ्वीराज चव्हाण के लिए मुश्किल ये रहेगी कि एनसीपी हमेशा कहेगी, लेकिन दिल्ली में बहुत लड़ाई लड़ी है उन्होंने, वो ठीक है, लेकिन एनसीपी को लगता है कि वो पवार खानदान के खिलाफ है, उनको कल स्पीकर भी बनने नहीं देंगे। देखिए, पृथ्वीराज चव्हाण के खिलाफ एनसीपी हमेशा बड़ी भूमिका निभाएगी। बाला साहेब थोरात ऐसे है कि वो एनसीपी से भी ठीक ठाक रहेंगे, उद्धव ठाकरे से भी रिश्ते बना के रखेंगे। इसका दूसरा मतलब क्या ये भी निकाल सकते हैं कि चूंकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पर सर्व किया है महाराष्ट्र में, तो इस वजह से अब उद्धव ठाकरे के अंडर में काम करना होगा, उस तरह का अहम मंत्रालय मिलेगा नहीं, इस वजह से उनको हटा दिया गया कि नहीं, आपके वो तो उनको करना ही होगा। आप इतिहास देखिए, अशोक चव्हाण के पिता शंकरराव चव्हाण
महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उन्होंने भी मुख्यमंत्री होने के बाद, शरद पवार जब मुख्यमंत्री बने थे 38 साल की उम्र में, तब उनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री के तौर पर काम भी किया और था। शरद पवार ने कांग्रेस के लोगों को तोड़कर मुख्यमंत्री बने थे, तो उनके मंत्रिमंडल में काम भी किया था। तो वो मायने आजकल नहीं रहे कि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं तो मंत्री कैसे रहूं। सत्ता मिल रही है तो ऐसे में मुख्यमंत्री बनो या मंत्री बनो। और वैसे भी कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी यहाँ पर, उसके पास खोने के लिए था नहीं, सिर्फ पाने के लिए था। अगर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की बातें बदलेगी, राजनीतिक कड़वट इस तरीके से होगी और उनको मंत्री बनने के चांस मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि लेकिन एक चीज साहिल, एक सवाल मन में आ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी अब ये मैसेज देने में कामयाब रही है? देखिए बड़े नेताओं का, न मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कोई यहाँ पर नहीं आए शपथ ग्रहण समारोह में। एक तरफ एनसीपी को लगातार साथ लेकर चलना, पूरे मामले पर लेकर अब अगला नाम मुख्यमंत्री के लिए काशीनाथ राउत। नितिन राउत, इनको अचानक यहाँ पर मौका मिला। दरअसल कल अशोक चव्हाण का नाम दिया गया था। कल जो नाम भेजे गए थे कांग्रेस की तरफ से, उसमें बाला साहेब थोरात और अशोक चव्हाण का नाम दिया गया था, लेकिन एनसीपी ने एक मराठा समाज के नेता का नाम भेजा, जयंत पाटिल का, और दूसरे छगन भुजबल का नाम भेजा जो ओबीसी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। कांग्रेस में ये सोशल इंजीनियरिंग को लेकर बहुत बातें करती है, तो इसके लिए कांग्रेस को लगा कि हम दोनों मराठाओं को भेज रहे हैं, हम तो कहते हैं कि हम सारे समाज के लोग हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, अशोक चव्हाण का नाम पीछे ले लिया और उनके जगह पे सोनिया गांधी जी का नाम लिया जा रहा है, राहुल गांधी। बाला साहब ठाकरे का नाम उद्धव ठाकरे ने लिया, तो जाहिर सी बात है कि उनको सोनिया गांधी का नाम लेना होगा। तो केंद्र के नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा भी जाहिर करनी पड़ती है बड़े प्लेटफॉर्म से। देखिए देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग नागपुर के थे। नितिन राउत नागपुर शहर से जीत कर आते हैं। नितिन राउत कांग्रेस के दलित नेता है, तो दलित समाज को कहीं ना कहीं नेतृत्व दिखाने की कोशिश है और इसीलिए नितिन राउत को यह मौका मिला है। अशोक चव्हाण पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके ऊपर घोटाले के बेहद गंभीर आरोप भी लगे थे, ईडी ने नया मामला शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने समझा कि फिलहाल इससे दूर रहते हैं, उसके बजाय इनको मौका दिया जाए, और इसीलिए अशोक चव्हाण मंत्रिमंडल में आ ही जाएंगे। लेकिन वो मंत्रिमंडल अभी शुरुआती 6 महीने तो देखना भी होगा ना सरकार चल कैसे रही है, क्योंकि ये तो सच बात है, ये 3 पहियों की सरकार है। हालांकि देखिए अब दिसंबर में महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन होगा, तो जाहिर सी बात है कि तब तक मेरे ख्याल से मंत्रिमंडल का विस्तार हो भी सकता है। लेकिन नितिन राउत का इस मंत्रिमंडल में आना विदर्भ को साथ में लेने के बराबर है, क्योंकि अभी तक जो जितने मंत्री हुए हैं वो या तो मुंबई से है, ठाणे से है, या पश्चिम महाराष्ट्र से है। विदर्भ एक बहुत बड़ा खेमा है और कांग्रेस ने इस बार विदर्भ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन की वजह से बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बुरा रहा है, तो इसीलिए नितिन राउत का होना ये विदर्भ को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन देने की बात है। देखिए विदर्भ का मुख्यमंत्री जा रहा है, लेकिन पहले ही मंत्रिमंडल के शपथ विधि में विदर्भ का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ये कांग्रेस कहीं ना कहीं दिखानी चाहती है, इसी की वजह से लगता है कि नितिन राउत को इससे पहले मौका देने की कोशिश की गई है। अगला सवाल, मुझे लगता है कि यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह 6 लोगों का होना था, वो अब समापन की ओर आगे बढ़ रहा होगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, 1999 के बाद शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी के साथ रही और 2014 में वही स्थिति हमने देखी थी। अब उद्धव ठाकरे आगे हैं, बाकी पार्टियां पीछे हैं। वो कौन सी बात है जो तीनों को जोड़ कर रखेगी ताकि सरकार चलाने में ये आगे साथ साथ बढ़े? देखिए मुझे तो लगता है कि सत्ता एक ऐसी बात है कि ये तीनों को जोड़ कर रखेगी। जिस वक्त इन्हें लगेगा कि लेकिन कर्नाटक में कड़वा अनुभव रहा है कांग्रेस पार्टी का जेडीएस के साथ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सत्ता एक ऐसी बात है कि जो तीनों पार्टियों को साथ में रखेगी। जिस वक्त किसी भी पार्टी को लगेगा कि जिस उद्देश्य से मैं ये सरकार में आया हूँ या आई हूँ वो उद्देश्य मेरा पूरा नहीं हो रहा है, इस सरकार में रहकर भी मुझे कुछ मेरी पार्टी को उसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, उसी वक्त मैं कहता हूं कि इसमें गड़बड़ियां शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अगर कांग्रेस को लगा कि हम सत्ता में तो है लेकिन हमें पूछ के कोई निर्णय नहीं लिया जाए। पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।